Good morning, everyone. Today we continue our next topic, that is natural vegetation and wildlife. Natural vegetation, you all know, that is our biotic resource and is an important part of our biosphere. Exist only in the biosphere. तो नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड बायोस्फेयर. जहाँ पर तीनों का इंट्रैक्शन होता है, तीनों जोन का, वो कहाँ पर होता है? बायोस्फेयर में, और वहीं पर ही लाइफ पॉसिबल है. तो इन द बायोस्फेयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल. बायोस्फेयर के अंदर सभी हमारे लिविंग बींग्स एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, फूड के लिए, इन्वायरमेंट में, हर तरीके से. तो इसीलिए बायोस्फेयर में जब इंटरडिपेंडेंट हो जाता है, एक दूसरे पर डिपेंड होता है, तो वो हमारा सिस्टम कहलाता है इकोसिस्टम. Plants provide us with timbers. What are the uses of the natural vegetation? तो वेजिटेशन के यूजेस क्या है कि हमें इनसे लकड़ी मिलती है, टिम्बर, शेल्टर एनिमल को प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन, प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स. तो ये है हमारी सारी यूजेस ऑफ द प्लांट्स. एंड देन वाइल्ड लाइफ में क्या क्या इंक्लूड करते हैं? सबसे पहले इसको इंक्लूड में हम कर देंगे बर्ड्स, एनिमल, इंसेक्ट्स, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स. तो ये इनसे भी हमें कुछ ना कुछ चीज़ें, यूज़फुल चीज़ें मिलती हैं, जैसे मिल्क, मीट, हाइड्स. ठीक है. एंड ऑल्सो हेल्प इन द पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर. तो फ्लावर के पॉलिनेशन में भी इम्पोर्टेंट है, एक्ट एज डीकम्पोजर. फिर ये हमारे इकोसिस्टम में डीकम्पोजर के रूप में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नेचुरल वेजिटेशन इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स. यू ऑल नो रिन्यूएबल रिसोर्स विच वी गेट अगेन एंड अगेन. तो नेचुरल वेजिटेशन एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट फिर भी हमें उसे जुडिशियल यूज़ करना होगा बिकॉज ऑफ द लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन. क्योंकि डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, इसीलिए इसको भी हमें नेचुरल वेजिटेशन को जुडिशियली यूज़ करना होगा. इफ़ नॉट यूटिलाइज्ड इन प्रॉपर मैनर इट कैन लेड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड फर्दर मोर कैलेमिटीज़. तो ज़्यादा कैलेमिटीज़ कैसे आ सकती हैं? लाइक आपके आ सकते हैं जैसे लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक, फ्लड्स, दिस ऑल, सॉइल इरोजन. ये कैलेमिटीज़ हमारी अराइज हो सकती हैं अगर हम इसको जुडिशियस यूज़ नहीं करेंगे. वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन दोनों का ही डीप कनेक्शन है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ जो है नेचुरल वेजिटेशन में ही रहती है. तो इसलिए हमें दोनों का ही प्रिजर्वेशन करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सी वाइल्ड लाइफ जो है हमारी एक्सटिंक्ट हो गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी. फूड चेन आपने पढ़ा होगा साइंस में. उस फूड चेन के लिए भी हमें बैलेंस चाहिए, तो वो बैलेंस भी जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है. ठीक है, जब वाइल्ड लाइफ कम हो जाती है. तो नाउ स्टार्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. अब नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से है? ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. कोई भी वेजिटेशन है वो दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है, हमारे टेम्परेचर पे, मॉइस्चर मीन्स रेनफॉल. ठीक है, कितनी, कहाँ पर कितना मॉइस्चर है. तो कौन कौन से पार्ट है नेचुरल वेजिटेशन के? आपने वी ऑलरेडी डिस्कस इन द 7th क्लास ऑल्सो. नेचुरल वेजिटेशन कंप्राइज ऑफ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स, ठीक है, एंड टुंड्रा आर द मेजर इंपॉर्टेंट वेजिटेशन. तो फॉरेस्ट एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबेंडेंट वाटर सप्लाई. सबको पता है फॉरेस्ट वाटर सप्लाई के लिए बहुत ही ऐसे एरिया में जहाँ पे ज़्यादा पानी है, वहाँ पर फॉरेस्ट इजीली आपको दिखेंगे, रेनफॉल भी अच्छी होती है वहाँ पर. तो फॉरेस्ट वहीं पे अराइज होते हैं. इसी तरीके से सेम ग्रासलैंड जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है. ठीक है, मॉडरेट में धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है फॉरेस्ट एरिया का. थॉर्नी स्क्रब्स एंड स्क्रब्स आपको को वहाँ पे वेयर यू कैन सी वेयर देर इज़ लो रेनफॉल और स्कैंटी रेनफॉल. अंडरस्टैंड? तो ये हमने पहले से वी ऑलरेडी डिस्कस इन 7th क्लास. टुंड्रा वेजिटेशन जैसे कि पोलर एरियाज़ में, लाइक आर्टिक रीजन, ठीक है, जिसमें मोसेस एंड लिचन्स आपको मिलते हैं. तो फॉरेस्ट के यू ऑल नो द फॉरेस्ट नेम्स, एवरग्रीन, ट्रॉपिकल, डेसिडियस. तो ये हमारे सारे फॉरेस्ट हैं अलग अलग टाइप के, अलग अलग सीजन में ये लीव्स को शेड करते हैं. ट्रीज ऑफ एवरग्रीन डू नॉट शेड देयर लीव्स साइमल्टेनियसली इन एनी सीजन. तो एवरग्रीन भी आपने पढ़ा था कि एवरग्रीन जो है, एवरग्रीन क्यों रहते हैं? बिकॉज दे डू नॉट शेड देयर लीव्स इन एनी पर्टिकुलर सीजन. So deciduous forest shed their leaves in particular seasons. तो next, in India mostly evergreen and deciduous forest are found where are rich source of timber and forest produce. जहाँ पर भी इंडिया में ये फॉरेस्ट मिल रहे हैं वहाँ पर हमें टिम्बर और फॉरेस्ट की जो चीज़ें मिलती हैं, जो फॉरेस्ट से प्रोड्यूस होती हैं, वो सारी चीज़ें इन एवरग्रीन और डेसिडियस में मिलती हैं. हिमालयन रीजन्स में मिक्स टाइप के फॉरेस्ट हैं, क्योंकि वो एल्टीट्यूड अलग अलग हाइट पे होता है, इसीलिए आपको अलग अलग हाइट पे अलग अलग टाइप के ट्रीज़ मिलेंगे. जैसे कि मान लीजिए बिल्कुल ऊपर सबसे हाईएस्ट जहाँ पर कोल्ड एरिया है वहाँ पे आपको टैगा मिलेगा,
फिर एवरग्रीन मिलेगा, फिर नीचे आ जाएंगे तो डेसिडियस स्पीसीज फाउंड हो गया। कंजर्वेशंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी हमारे रिसोर्स हैं हम उनको कंजर्व करते जा रहे हैं, तो उन्होंने नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व करेंगे हम, क्योंकि फॉरेस्ट हमारी वेल्थ है, हमें फॉरेस्ट से बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उसे मिलती हैं, तो हमें फॉरेस्ट को भी कंजर्व करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट हाउ वी कंजर्व पोचिंग इज़ वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स विच रिजल्ट इन शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। पोचिंग होता है जिसको मतलब जहाँ पर शिकार किया जाता है, ठीक है, इलीगल तरीके से, उसकी वजह से भी बहुत सारे नंबर ऑफ जो पर्टिकुलर स्पीसीज हैं वो लॉस्ट हो रहे हैं। तो एनिमल्स का हंटिंग जो किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है? इलीगल ट्रेड करते हैं उसकी हाइट्स के लिए, स्किन के लिए, नेल्स के लिए, टिथ के लिए, हॉर्न्स एंड फैदर्स। फैदर्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल जैसे पिकॉक के फैदर्स के लिए, इसी तरीके से एलिफेंट, तो टाइगर फॉर स्किन। तो इसीलिए हमें पोचिंग की वजह से हमारे जो इंपॉर्टेंट जो एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। टू प्रोटेक्ट आर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड। तो एनिमल्स को और वेजिटेशन को दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क बनाए गए हैं। नेशनल पार्क के अंदर गवर्नमेंट जो है उनको प्रोटेक्ट करती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई है, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ताकि कोई भी उसमें एंट्री नहीं कर सकता और हंटिंग और स्पेशली जो इलीगल वर्क हैं उन पे बैंड हो सकता है। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल हैव बिकम एक्सटिंक्ट और एन एवरेज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो इतनी इलीगल है और इनडिस्क्रिमिनेट की हंटिंग की वजह से, किलिंग की वजह से, ठीक है, मोस्ट जो आपका जो डाटा है, हमारे जो हमारे इम्पोर्टेंट स्पीसीज थे बर्ड्स के, वो लॉस्ट हो गए हैं, और कुछ तो इतना ज़्यादा किल हो गए हैं कि उनका जो डाटा है वो एक्सटिंक्शन पे पहुंच चुका है। तो अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रही है, सोशल फॉरेस्ट्री वन महोत्सव चला रहे हैं ताकि कि डिफॉरेस्टेशन को रोका जाए, ठीक है, लार्ज स्केल पर एफॉरेस्टेशन किया जाए, मोर प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। तो ये जो आपका नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि हम सभी अपने लेवल पर, रीजनल लेवल, कम्युनिटी लेवल पर अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जाए। इन द इथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये हम सभी की ड्यूटी है, एवरी इंडियन सिटीजन की, कि वो प्रोटेक्ट करे प्लांट्स एनिमल्स को। और ये अंडर आर्टिकल 48A जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए बना हुआ है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम सबको इसके लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इनकल्शन ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन मेक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लायबल टू टेक द स्टेप्स इन द डायरेक्शन। तो इससे हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीज़ों को ऐड करने की वजह से कि हम और ज़्यादा इसको प्रोटेक्ट करेंगे और जो सिटीजन्स हैं वो भी अवेयर होंगे और वो भी प्रोटेक्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर